डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट्स यानी फार्माकोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं हमने इसको पढ़ना है। लेकिन फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, तभी हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ सकते हैं और इनके टॉक्सिक इफेक्ट को भी देख सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं हाइपरटेंशन होती क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, इसको वापस नॉर्मलाइज करते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाएगा तब आपको हाइपरटेंशन समझने में और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का मैकेनिज्म समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, इस तरह आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन। नाम पे फोकस करते हैं। हाइपर का मतलब ज़्यादा, टेंशन का मतलब एंजाइटी। चूंकि एंजाइटी या फिर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर, टेंशन के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो फिर हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, स्पेसिफिकली मीन आर्टीरियल प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, या और स्पेसिफिक अगर बात करें तो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक प्रेशर का ज़्यादा हो जाना। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब वो प्रेशर जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फेज में लगाता है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और वो प्रेशर जो रिलैक्सेशन फेज के अंदर जो ब्लड की फीलिंग की वजह से होता है, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इनकी वैल्यूज़ या फिर इनके डेफिनेशंस को हम नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेंगे। तो हाइपरटेंशन का क्या मतलब होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, सिंपल सी डेफिनेशन होगी, इसका मतलब होगा इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइपरटेंशन का मतलब क्या होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन काम चला लेते हैं। अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, स्पेसिफिकली हम जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाने की जो वैल्यूज़ लेते हैं 120/80। 120 को कहते हैं हम ऊपर वाला प्रेशर और 80 को बोलते हैं नीचे वाला प्रेशर। ऊपर वाला प्रेशर मतलब हार्ट जो प्रेशर लगा रहा है कॉन्ट्रैक्शन फेज में, जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और नीचे वाला प्रेशर जो हार्ट का लग रहा है रिलैक्सेशन फेज के अंदर, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर की स्पेसिफिक वैल्यू होगी, उस स्पेसिफिक वैल्यू से अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तब उसको हम डालेंगे हाइपरटेंशन के अंदर। ठीक हो गया। और हाइपरटेंशन की भी डिफरेंट कैटेगरी होती है, तो ये कैटेगरी को डिवाइड करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड कमिटी क्रिएट की गई, जिसको बोलते हैं जॉइंट नेशनल कमेटी। इन्होंने वैल्यूज़ क्रिएट कर दी कि इतनी वैल्यू वाले प्रेशर को हम बोलेंगे स्टेज 1 या स्टेज 2 हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसका क्राइटेरिया क्या होता है इसकी वैल्यूज़ का, तो उसको देखने के लिए जो कमेटी या फिर जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है उसको बोलते हैं जॉइंट नेशनल कमेटी। तो जॉइंट नेशनल कमेटी के मुताबिक ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा हो जाना चाहिए कि वो हाइपरटेंशन कहलाए। तो इसके मुताबिक अगर ब्लड प्रेशर होता है 120/80 यानी 120/80। 120 का मतलब सिस्टोलिक प्रेशर, 80 का मतलब डायस्टोलिक प्रेशर। और ये प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अंदर लिए जाते हैं, इनका यूनिट मिलीमीटर ऑफ मर्करी या फिर पास्कल है। तो अगर 120 या फिर 120/80 से कम होता है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। लेकिन अगर से ज़्यादा होता है, स्पेसिफिकली 120 से लेकर 139, तो उसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर प्रेशर 120/80 से कम होता है तब इसको बोलते हैं नॉर्मल। और अगर प्रेशर 120 से लेकर 139, ये था सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक में आप 10 की रेंज रख ले, इसमें आपने 20 की रेंज रखी थी और इसमें आप 10 की रेंज रख ले, तो उसको बोलेंगे हम प्री हाइपरटेंशन। जिस तरह प्री डायबिटिक होते हैं, तो प्री हाइपरटेंशन बोल सकते हैं इस कंडीशन को। और अगर 140/90 इससे बराबर या फिर इतना हो जाए, जैसे ज़्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के लिए हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया 140/90। और अगर प्रेशर 140 से लेकर 159 तक चला जाए, इसको बोलते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। जो पहले वाली इसको बोलते हैं सिंपल हाइपरटेंशन, कुछ स्टेज हम नहीं लिखते। लेकिन अगर 140 से लेकर 159 तक पहुंच जाए तो उसको बोलते हैं स्टेज 1। और अगर 160 तक क्रॉस कर जाए तब उसको बोलते हैं स्टेज 2। और जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। कैसे, अगर हाइपरटेंशन होगा तो वो एंडोथेलियम की वाल्स को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट की सप्लाई के अंदर हो जाता, हार्ट की आर्टीरियल सप्लाई के अंदर, तो होगा कोरोनरी वास्कुलर डिजीज। और अगर ब्रेन में हो तो उसको बोलेंगे स्ट्रोक। अगर पेरिफेरल टिश्यू में हो तो उसको बोलेंगे पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है, हम ये भी कह सकते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज या सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, या और इसके साथ ही कोड टर्म भी यूज़ कर सकते हैं हम, एंड वास्कुलर डैमेज, एंड वास्कुलर ऑर्गन डैमेज। अब एंड वैस्कुलर ऑर्गन डैमेज का मतलब इसमें हार्ट भी आ जाता है, इसमें ब्रेन भी आ जाता है। कैसे, एंड वैस्कुलर का मतलब किसी भी ऑर्गन को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज है,
वो कंपनसेट नहीं कर सकती एक दूसरे को, मतलब ये आर्टरी अपने रिस्पेक्टिव टिश्यू को सप्लाई करती है और अपने एडजेसेंट टिश्यू को सप्लाई नहीं करती, और अगर एक आर्टरी डैमेज हो जाए तो वो दूसरी आर्टरी के को कंपनसेट नहीं कर सकती। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं एंड ऑर्गन या एंड वैस्कुलर ऑर्गन। और एंड वैस्कुलर ऑर्गन हमें हार्ट के अंदर देखने को मिलता है, हमें ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है, और हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, रेटिना के अंदर यानी आइज के अंदर, किडनी के अंदर। तो एंड वैस्कुलर ऑर्गन डैमेज हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है, तो ये ब्रेन के अंदर, या इसको स्पेसिफिक नर्व्स भी बोल सकते हैं, और किडनी में जिसको हम बोल सकते हैं नेफ्रोपैथी अगर डैमेज हो जाए, रेटिनोपैथी। हार्ट को भी लिख सकती है। वैसे हार्ट में जो एनास्टोमोसिस होता है इसको बोलते हैं फंक्शनल एंड एनास्टोमोसिस, मतलब आर्टरी कंपनसेट इतना नहीं कर सकते लेकिन एनास्टोमोसिस जरूर करती है, तो हम यहाँ पे हार्ट भी लिख सकते हैं। तो ये था ब्लड प्रेशर के साइड इफेक्ट या फिर कॉम्प्लिकेशंस। अब हम देख लेते हैं ब्लड प्रेशर नहीं, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की दो बेसिक प्राइमरी टाइप्स होती है, एक होती है प्राइमरी जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, एक होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो दोनों टाइप्स का आपको पता होना चाहिए। तो हाइपरटेंशन की कितनी टाइप्स होती है? हाइपरटेंशन की दो टाइप्स होती है। एक टाइप को बोलते हैं प्राइमरी या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसका कोई कॉज या इटियोलॉजी हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो पहली टाइप है इसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। दूसरी टाइप है जिसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरटेंशन, क्योंकि किसी न किसी डिजीज़ के अंदर देखने को मिलती है। तो पैथोलॉजिकल हाइपरटेंशन। अब जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कॉज प्राइमरीली हेरिडिटरी होता है या फिर जेनेटिक होता है, या फिर जेनेटिक और इन्वायरमेंट का आपस में इंटरेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस। तो हम इसको प्राइमरी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ प्राइमरी हाइपरटेंशन, और इसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी का मतलब कोई ना कोई डिजीज हुआ होगा, उसके नतीजे में जो हाइपरटेंशन क्रिएट होगी उसको बोलेंगे पैथोलॉजिकल या फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है या एसेंशियल हाइपरटेंशन है, इसके अंदर जो काज या फिर इटियोलॉजी अननोन होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अननोन इटियोलॉजी, या फिर इसका इटियोलॉजी या फिर ओरिजिन का पता नहीं होता, लेकिन इसका जो इटियोलॉजी या फिर ओरिजिन या मैकेनिज्म हमें पता होता है। तो अब जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है इसका मेन कॉज हम कह सकते हैं मल्टी फैक्टोरियल। मल्टी फैक्टोरियल का मतलब इन्वायरमेंट का, जीन्स का और डाइट का आपस में कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है, इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस। तो इसका जो मेन कॉज या होगा एसेंशियल हाइपरटेंशन, अगर देखा जाए तो ये ओबीस लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, ओबीस लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस देखने को मिलती है, मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस। अब जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है इसकी ज़्यादातर डिटेल्स आपको मैं फिजियो में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सेकेंडरी या फिर पैथोलॉजिकल हाइपरटेंशन है इसका मेन कॉज होगा कि अगर एंडोक्राइन भी हो सकता है, इसका कॉज अयोर्टा की कोआक्शन भी हो सकता है, या फिर रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस, जिसको बोलते हैं गोल्ड ब्लैड हाइपरटेंशन, डिपेंडिंग अपॉन एक किडनी को रिमूव किया या फिर नहीं किया। तो इसका जो कॉज होगा सेकेंडरी का, उसकी कॉज बहुत सारी होती है, वेरिएबल होती है। तो इसकी कॉज को देखने के लिए हम इसको यहाँ इस तरह लिख लेते हैं। तो इसके कॉज क्या क्या हो सकती है? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इसको हम इससे लिख लेते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जिसमें आप एग्जांपल देते हो गोल्ड ब्लैड हाइपरटेंशन की, तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं गोल्ड ब्लैड हाइपरटेंशन और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से होती है। दूसरी जो हाइपरटेंशन की टाइप या फिर एग्जांपल सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर आती है वो किसी न किसी एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटी। लेकिन एंडोक्राइन को पहले देखने से पहले अयोर्टा की कॉन्स्ट्रक्शन को भी देख लेते हैं। तो दूसरा कॉज होगा अयोर्टा की कॉन्स्ट्रक्शन होना, अयोर्टा की कॉन्स्ट्रक्शन होना, तो कॉर्क्शन या लोकलाइज कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ अयोर्टा। और इसकी वजह से जो आपको अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसके अंदर ज़्यादा ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। इसका मेन कॉज ये होता है कि अगर कॉर्क्शन ऑफ अयोर्टा हुआ है तो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी को ब्लड जो मिलता है वो कम प्रेशर से मिल रहा है, तो फिर रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा, क्योंकि लोअर हाफ ऑफ द बॉडी के अंदर किडनी भी आ जाएगी।
किडनी को ब्लड फ्लो कम मिलेगा तो वो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिसको अभी हम इसके बाद देखेंगे। जब उसकी एक्टिवेशन होती है तो जो रेनिन रिलीज होता है, वो रेनिन ना सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द बॉडी के ऊपर काम करता है बल्कि अपर हाफ ऑफ द बॉडी। इसकी वजह से लोअर हाफ ऑफ द बॉडी की जो ब्लड प्रेशर है वो तो सही हो गया, लेकिन अपर हाफ ऑफ द बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो उसको हम बोल सकते हैं अपर बॉडी हाइपरटेंशन। अपर बॉडी हाइपरटेंशन। तीसरा काज होगा वो होगा कोई ना कोई एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटी। अब एंडोक्राइन में भी जो हार्मोन ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स या फिर एल्डोस्टेरोन, क्योंकि ये भी क्या करवाता है, ये वाटर की रिटेंशन, सोडियम की रिटेंशन करवाता है। और कुशिंग डिजीज के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिनके पास थोड़ी बहुत मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है, तो इसके अंदर एड्रिनल मेडुला के हार्मोन का ज़्यादा हो जाना, उसको बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ज़्यादा हो जाना उसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज भी डाल सकते हैं। और तीसरा होगा एल्डोस्टेरोन यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड का ज़्यादा हो जाना, जिसको कोन सिंड्रोम बोलते हैं। वैसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के और मजीद कॉज आ सकते हैं क्योंकि किसी न किसी पैथोलॉजी की वजह से होती है, लेकिन यहाँ पर हमने मेन इंपॉर्टेंट वाले को हमने नोट कर लिया है। तो ये तो हो गया हाइपरटेंशन का। अब हाइपरटेंशन रिलेटेड है ब्लड प्रेशर से, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म क्या क्या हो गए, पहले हमें उनका पता होना चाहिए, तभी हमें समझ आएगा कि कौन कौन सी ड्रग्स ब्लड प्रेशर को किस तरह से कम कर रही है। तो हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले मेजर डिटर्मिनेंट्स यानी ब्लड प्रेशर किन किन मैकेनिज्म के जरिए कंट्रोल होता है, तो हमें इसका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर अगर हम ओहम लॉ लगाए V इक्वल टू आई आर, अगर हम ये फार्मूला अगर लगाते हैं ओहम लॉ V इक्वल टू आई आर, इससे के कोरिस्पॉन्डिंग अगर CVS के अंदर देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो होगा प्रेशर। प्रेशर स्पेसिफिकली आर्टीरियल प्रेशर देख रहे हैं या फिर टोटल प्रेशर जिसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर आई है, ब्लड आई था वहाँ पर करंट वाला, लेकिन यहाँ पे ब्लड फ्लो, और ये ब्लड फ्लो अगर 1 मिनट के अंदर देखा जाए, अगर हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। अगर एक बीट के अंदर जितना ब्लड इंजेक्ट किया जाए या पंप किया जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, लेकिन 1 मिनट के अंदर कार्डिक आउटपुट बोलते हैं। रेजिस्टेंस पूरी वेसल्स की या पूरी वैस्कुलर सिस्टम की रेजिस्टेंस को बोल रही है तो उसको बोलती है TPR, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टरीओल्स आएंगे जिनकी वजह से हम इसको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस वेसल्स। अब जो ब्लड प्रेशर को अगर हमने बढ़ाना या फिर कम करना, तो फिर मुझे इन दो वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, कार्डिक आउटपुट और दूसरा TPR, टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इसके साथ वीनो कॉन्स्ट्रक्शन भी आ जाएगा, वीनो कॉन्स्ट्रक्शन भी आ जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को डिटरमिन करते हैं। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 3 मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है शॉर्ट, एक होता है इंटरमीडिएट और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले कितने मैकेनिज्म होते हैं? 3 मैकेनिज्म होते हैं। शॉर्ट होता है शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट वाले होते हैं वो सेकंड टू सेकंड काम करते होते हैं, सेकंड टू सेकंड या मिनट टू मिनट। जो इंटरमीडिएट वाले वो कुछ घंटों में एक्टिवेट होती है। जो लॉन्ग टर्म होती है वो कुछ दिन लगाती है, फिर हफ्तों तक जाके एक्टिवेट होती है। जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वो है बैरो रिसेप्टर। तो बैरो रिसेप्टर का हमने थोड़ा बहुत पढ़ना है। बैरो रिसेप्टर इंटरमीडिएट वाले को हम इग्नोर मारते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट के अंदर वैसे रेनिन एंजियोटेंसिन वाला आ जाता है। तो फिर हम इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म को हम कंबाइन करके देख लेते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो पहले हम देखें कि बैरो रिसेप्टर या रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम किस तरह काम करता है। फिर हम कुछ ऐसी ड्रग्स पढ़ेंगे जो असल में बैरो रिसेप्टर वाले मैकेनिज्म पे जाके काम करेगी या फिर रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को इनहिबिट करेगी, तो हम उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बैरो रिसेप्टर्स का देख लेते हैं कि ये बैरो रिसेप्टर्स काम किस तरह से करते हैं। तो आपको पहले मैं डायग्राम से दिखा देता हूँ। तो ये डायग्राम होगी बैरो रिसेप्टर्स की। अब बैरो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं कैरोटिड साइनस के अंदर, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन के ऊपर पड़ा हुआ होता है, या फिर एयोर्टिक आर्च के अंदर, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कैरोटिड साइनस के लिए क्योंकि ये ब्रेन को सप्लाई कर रही है ये वाली आर्टरी। तो कैरोटिड साइनस के अंदर जो बैरो रिसेप्टर्स होती है वो ब्लड प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मतलब अगर आर्टीरियल प्रेशर सपोज अगर कम होता है तो जो बैरो रिसेप्टर्स इनके ऊपर स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा कम होगा। जब इनके ऊपर स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा कम होगा तो इनकी फायरिंग रेट कम हो जाएगा, यानी कम फायर करेंगे। और इनको कैरी करने वाली जो सेंसरी नर्व फाइबर होगा उसको बोलती है हेरिंग नर्व, हेरिंग नर्व।
जो असल में ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की ब्रांच होती है, तो सेंसरी नर्व ने मैसेज कैरी किया कैरोटिड का, यानी जो सेंसरी नर्व की स्टिमुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी क्योंकि बैरोरिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन कम है। जब इन्फॉर्मेशन जाएगी किसके पास, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीज के पास, तो ये इन्फॉर्मेशन रिले की जाएगी किसके पास, वेजोमोटर सेंटर के पास। और यहाँ पे एक इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स होते हैं जो होते हैं कॉर्डल वेंट्रोलेटरल मेडुला, लेकिन आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी तरह आपने इन्फॉर्मेशन पहुंचा देनी है वेजोमोटर सेंटर। अब वेसोमोटर सेंटर क्या करेगा, वेसोमोटर सेंटर चूंकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है और इसके साथ बायोरिसेप्टर की फायरिंग रेट भी कम हो गया, कैरोटिड साइनस नर्व इसकी स्टिमुलेशन रेट भी कम था, तो जो वेसोमोटर सेंटर वो स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। और क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पेसिफिकली इसके लैटरल होल में T1 से लेकर L2 सेगमेंट, यहाँ पे आपको सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स की सेल बॉडी देखने को मिलती है। उनकी स्टिमुलेशन होगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होगी, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कराएगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी तरफ वेसल्स पे जाके जो अल्फा रिसेप्टर स्पेसिफिकली इन्होंने कॉन्स्ट्रिक्शन करानी होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ये रिसेप्टर वापस यानी ये रिसेप्टर मजीद आगे कम इन्फॉर्मेशन को सेंड करना बंद कर देंगे, मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा। इस तरह ये काम करता है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ से इस तरह से भी देख सकते हैं, जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो असल में कंट्रोल कर रहा है हमारे ब्लड प्रेशर वाले सिस्टम को। कैसे, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे 4 एजेंट पे या फिर 4 जगहों के ऊपर जाके काम कर रहा है। से वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेजिस्टेंस आर्टरियोल्स पर जाके काम कर रहा है, कैपेसिटेंस वेन्यूल्स क्योंकि वेन्यूल्स या वेन्स के पास सबसे ज़्यादा ब्लड होता है, तीसरा कार्डिक आउटपुट हार्ट के ऊपर, चौथा किडनी के पास। अभी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, ठीक हो गया, यानी आर ए को या फिर रेजिस्टेंस आर्टरियोल की रेजिस्टेंस को बढ़ा के वेजो कॉन्स्ट्रक्शन करा रहा है। दूसरी तरफ वीनो कॉन्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड फ्लो हार्ट के पास आएगा, फीलिंग ज़्यादा होगी हार्ट की, मीन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और एक तरफ बीटा रिसेप्टर्स के जरिए ये हार्ट रेट को, कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ा के कार्डिक आउटपुट को बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ बीटा रिसेप्टर के जरिए किडनी के जरिए वॉल्यूम को कंट्रोल करा रहा है। असल में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है किडनी के अंदर रेनिन की रिलीज को बढ़ा देगा। रेनिन आगे किस तरह से काम करेगा वो मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ। जो रेनिन होता है, रेनिन ने असल में एक एंजाइम है, इसने एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कराना है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। जो एंजियोटेंसिन 1 है इसके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट होना होगा एंजियोटेंसिन 2 में। तो ये एंजाइम पड़ा होता है एस या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कैपिलरी की एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर, स्पेसिफिकली लंग्स की। तो ये एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन कराता है। वो एंजियोटेंसिन 2 डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर देता है। तो इस तरह रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बताना है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, और शॉर्ट के लिए जो होगा वो बैरोरिसेप्टर्स होगा। इतना तो हमने ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ लिया। अब जो ड्रग्स होगी वो किस तरह से ब्लड प्रेशर को कम करेगी। तो ब्लड प्रेशर को कम करना है तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को ब्लॉक करना पड़ेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, रेट को बढ़ा रही है, तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रही है तो वेजो डायलेशन करवानी पड़ेगी। रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम इसको इनहिबिट करना पड़ेगा। और लास्ट में मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे किडनी के ऊपर भी जाके कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक हो गया। किडनी में जो कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रग्स होती है जो यूरिन के वॉल्यूम और आउटपुट को बढ़ा देती है, उनको बोलते हैं डाययूरेटिक्स। अब जो ड्रग्स किस तरह से काम करती है आपने ये फ्लो चार्ट ज़रूर याद रखना है। तो जो हम पढ़ने वाले हैं असल में वो ये वाला फ्लो चार्ट है, यानी जो ड्रग्स हाइपरटेंशन के अंदर यूज़ करते हैं वो 4 बल्कि 5 कैटेगरी की होती है। वैसे 4 कैटेगरी का बोलना चाहिए, ऐसी ड्रग्स जो, तो इसमें जो पहली क्लास दिखाई वो डाययूरेटिक्स की, क्योंकि किडनी के पास एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती है। कैसे, अगर आर्टीरियल प्रेशर कम होता है तो फिर किडनी साल्ट वाटर की रिटेंशन करवा देती है, लेकिन उस साल्ट वाटर की रिटेंशन कराने के बजाय हम उनकी एक्सक्रीशन करवा दें तो ऐसी ड्रग्स को बोलते हैं डायूरेटिक्स। दूसरी क्लास बताई हुई सिंपैथोप्लेजिक, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्शन को या फिर इसके इफेक्ट को अपोज करेगी। फिर वेजोडाइलेटर जो ब्लड प्रेशर को कम कर देगी, और लास्ट में रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को ब्लॉक करने वाली। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।